हेलो एवरीवन। आज जो हम थ्योरी करने वाले हैं वो है ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ब्रूनर जो थे वो एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। ही वाज बोर्न ऑन October 1st। जब वो पैदा हुए थे तो ही वाज ब्लाइंड, देन ही अंडरवेंट फॉर द सर्जरी एट द एज ऑफ 2 टू रिसीव हिज आई साइट। तो उन्होंने जो है हमारी साइकोलॉजी में काफ़ी योगदान उनका रहा है। हमारी बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे उन्होंने काफ़ी वर्क किया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर थिंग्स आउट। किस तरीके से बच्चा सोचता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, उसके बारे में जानता है, उसकी नॉलेज, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें जब बच्चा समझ पाता है, इन चीज़ों पर रिएक्ट कर पाता है, तो उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास। कैसे चीज़ें बच्चा उसके बारे में सोच पा रहा है, चीज़ों का पता लगा पा रहा है, उसका ज्ञान हो पा रहा है, चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ पा रहा है, तो इन सब को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। According to Bruner, the child's cognitive structures mature with age, as a result of which the child can think and organize materials in increasingly complex ways. इनका क्या कहना था कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, साथ साथ जो है बच्चे की एक जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो उसका कॉग्निटिव एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी मैच्योर होने लगता है। कि जब बच्चा पहले पैदा होता है तो उसके ज़्यादा चीज़ें उसको नहीं आती हैं, बट धीरे धीरे जो है वो चीज़ों को सोचना, लर्न करना सीख पाता है। तो इन्होंने जो है हमें कुछ मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, कुछ ऐसे वेज दिए हैं जिसमें कि बच्चा अपनी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। उनको हम ब्रूनर्स मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। In Bruner's research of cognitive development of children in 1966, he proposed 3 modes of representation. इन्होंने हमें basically 3 modes of representation दिए हैं। The first is enactive, second is iconic and third is symbolic. सक्रियता विधि, दृश्य प्रतिमा विधि and सांकेतिक विधि। फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज़ इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सक्रियता विधि क्या होती है। इन दिस मेथड फर्स्टली द लर्निंग इज़ थ्रू मूवमेंट एंड एक्शंस। जो बच्चा चीज़ें लर्न कर पाता है वो अपनी खुद के मूवमेंट्स और एक्शन से लर्न करता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैपन्स इन अ वेरी यंग बर्थ टू एज 1। 1 साल तक का जो बच्चा होता है वो अपने एक्शंस के थ्रू जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, चीज़ों को लर्न करता है। जैसे कि बच्चा भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना आदि इन क्रियाओं द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। लाइक बच्चा सीख पाता है कि अगर मुझे भूख लग रही है, मैं रोऊंगा, तो हर बार उस चीज़ को वो सीखता है। मेरे को भूख लगी, मैंने रोया तो मुझे दूध मिला, तो हर बार वो यही चीज़ करेगा कि जब भी भूख लगेगी वो रोएगा ताकि उसको दूध मिल सके। तो अपने ही एक्शन से वो उस चीज़ को सीख पा रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर हम एक बच्चे को बुक देते हैं तो उस बच्चे को बुक पढ़नी नहीं आती, उसमें कुछ देखना नहीं आता, उसको नहीं पता वो क्या है, वो सिर्फ उससे खेलेगा, उसको फेंकेगा, अपने मुंह में डालेगा, पेजेस को फाड़ेगा, क्रम्बल करेगा, वो सिर्फ इतना ही अभी कर पाता है। देन नेक्स्ट आता है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, दृश्य प्रतिमा विधि। इसमें जो लर्निंग होती है वो इमेजेस के थ्रू, आइकन्स के थ्रू होती है। बच्चा चीज़ों को देख करके, पहचान करके सीख पाता है। ये 1 to 6 ईयर्स तक बेसिकली चलती है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन बच्चे के माइंड में स्टोर होती है वो इमेजेस या फिर विजुअल्स के फॉर्म में होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। वो कुछ जो भी चीज़ें हैं उनको अपने माइंड में रिप्रेजेंट कर पाता है इमेजेस में। पहले वाले स्टेज में क्या था, जो बच्चा 1 साल तक का होता है वो चीज़ों को अपने माइंड में, इमेजेस को इमेजिन नहीं कर सकता है, बट इस पॉइंट में आकर के बच्चा उन चीज़ों को अपने माइंड में इमेजिन कर सकता है, इमेजेस को देख सकता है। अब यहाँ पे अगर हम एक बुक देंगे बच्चे को तो वो पिक्चर्स को देख सकता है। इस साल का एज का जो बच्चा होता है उसको अगर कोई भी बुक दी जाए तो वो उसमें चाहे पढ़ नहीं पाएगा अच्छे से, बट इमेजेस के थ्रू चीज़ों को समझ पाता है।
देन आती है थर्ड रिप्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सांकेतिक विधि। इसमें जो लर्निंग है वो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के थ्रू होती है। इस टाइम तक बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो लैंग्वेज के थ्रू जो है सिंबल्स को, कोड्स को समझ पाता है। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके माइंड में वो लैंग्वेज के थ्रू होती है, सिंबल्स के थ्रू होती है। उसको अब वर्ड्स पढ़ना, रिकॉग्नाइज करना, लिखना आ जाता है। अब इस एज में अगर हम उसको एक बुक देंगे तो वो उस बुक को जो है पढ़ सकेगा, उसके ऊपर सोच सकेगा, जो लिखा है उसको समझ सकेगा और रिसर्च कर पाएगा। तो इस इमेज के थ्रू हम देखते हैं तो फर्स्ट हमारा जो इनएक्टिव स्टेज है, जहाँ पे जो लर्निंग है वो अपने एक्शंस और मूवमेंट के थ्रू हो रही है। हमने बच्चे को बुक दी तो वो सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। इन सेकेंड स्टेज आइकॉनिक स्टेज, जहाँ पे बच्चा बुक्स को देख रहा है, उसकी इमेजेस को पढ़ रहा है, उस इमेजेस के थ्रू वो चीज़ों को समझ पा रहा है। एंड इन द थर्ड सिंबॉलिक स्टेज, यहाँ पे जो है बच्चा बुक को इतना बड़ा हो चुका है, कैपेबल हो चुका है कि वो बुक को पढ़ सकता है, उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स हैं उनको समझ सकता है। तो ये थे हमारे 3 स्टेजेस जो ब्रूनर ने हमें दिए थे। अब इनकी थ्योरी की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्टली, बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल क्वालिटीज़ ऑफ अ चाइल्ड डेवलप बाय एजुकेशन। इन्होंने क्या बोला कि एक एजुकेशन जो है उसके द्वारा बच्चे की सोशल क्वालिटीज़ भी डेवलप होती है और इंडिविजुअल क्वालिटीज़ भी। इंडिविजुअली भी अपने आप को भी बच्चा डेवलप कर पा रहा है और सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे दूसरों से इंटरैक्ट करना है, दूसरों के साथ किस तरीके से हमें पेश आना है, वो सब भी जो है क्वालिटीज़ बच्चा एजुकेशन से सीखता है। Then according to this theory, the structure of subject is such that the learner learns easily. इस थ्योरी के अनुसार जो हमारा सब्जेक्ट है उसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बच्चे को दें ताकि वो चीज़ों को ईजीली लर्न कर सके। Then this theory emphasizes upon the coordination among the past experiences of the children and the content of the new सब्जेक्ट, कि जो बच्चा है कोई भी चीज़ उसको सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, उसको वो अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे जोड़ करके जो है ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है, उनके बीच में एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन को समझ पाता है। कोई भी नई चीज़ जब हम उनको समझाने जा रहे हैं उसको अगर हम उसकी पुरानी ही चीज़ से रिलेट करके समझाएंगे तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। Then this theory emphasizes reinforcement after learning such as reward, punishment, etc. ब्रूनर ने क्या कहा कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, वो कोई भी चीज़ लर्न करता है तो उसके बाद उसको रीइंफोर्स ज़रूर करना चाहिए, पुनर्बलन ज़रूर करना चाहिए। उसने अच्छा किया है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको रिवॉर्ड कीजिए, एंड अगर उसने सही नहीं किया है तो पनिशमेंट यहाँ पे एज एन आप उसको समझाइए, उसको कुछ अलग अलग तरीक़ों से बताइए कि कैसे वो उस चीज़ को ठीक कर सकता है। वो गलत है तो उसको वहाँ पर वो चीज़ आप बताइए, उसको एक फीडबैक दीजिए। देन आते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी। इनकी एजुकेशन में क्या यूज़ है इनकी थ्योरी का। सो फर्स्टली, टीचिंग्स अकॉर्डिंग टू द एज एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। इनकी थ्योरी को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं एजुकेशन में कि हमें ये पता लग पाता है कि जो हमें बच्चों को पढ़ाना है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे हम चलते हैं, 1 बाय 1 हम चीज़ों को जो है बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। देन न्यू नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। कोई भी नया ज्ञान जो बच्चों को दिया जा रहा है, अगर उनके पुराने ज्ञान से, उनके पुराने अनुभव से उसको अगर हम जोड़ते हैं तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो जो भी न्यू नॉलेज हम उनको दे रहे हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। देन स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शुड बी एम्फेसाइज्ड। जो एक नॉलेज है उसका हमें एक स्ट्रक्चर बना करके बच्चे को समझाना चाहिए। आप कहीं भी चीज़ किसी भी तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। अगर आप उसको एक प्रॉपरली एक सिस्टमैटिकली समझाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना करके नॉलेज का, पहले ईजी चीज़, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल, देन उसके बाद उससे नेक्स्ट लेवल, तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाता है। देन लर्निंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर सीखना। बच्चे को जो भी लर्निंग कराई जा रही है, जो सिखाया जा रहा है, वो बच्चा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ज़्यादा सीख पाता है। लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ पे एक वर्ड सही आता है कि बच्चा जो सीख रहा है वो खुद से करके अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को उसमें जोड़ के ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। तो जो उनकी नॉलेज होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। सिर्फ आप उनको बोल रहे हैं और वो सुन लें, उससे बच्चा ज़्यादा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो ये थी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी।
उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छी हमें एक डिस्कवरी लर्निंग इनकी बहुत फेमस है जो इन्होंने हमें दी है। देखते हैं डिस्कवरी लर्निंग क्या है। It proposes that learners construct their own knowledge and do this by organizing and categorizing information using a coding system. The concept of discovery learning implies that students construct their own knowledge for themselves. इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कवरी मतलब बच्चा खुद से कोई चीज़ डिस्कवर कर रहा है, खुद से कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि अगर बच्चे को मौका दिया जाए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का, खुद से किसी चीज़ को ढूंढने का, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाता है और उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, रेदर देन कि आप उसको स्पून फीड करें। द रोल ऑफ द टीचर शुड नॉट बी टू टीच इन्फॉर्मेशन बाय रोट लर्निंग बट इंस्टेड टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस। एक टीचर को जो है बच्चे को सिर्फ एक रोट लर्निंग नहीं करानी चाहिए कि आप उसको समझा रहे हैं बच्चा सुने और याद कर ले। आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि बच्चा अपने अंदर से उस लर्निंग को ला पाए, अपने अंदर से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर पाए, जो नॉलेज उसके माइंड में ऑलरेडी है वो खुद से उसको डिस्कवर कर पाए। तो यही है इनकी डिस्कवरी लर्निंग, जिसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा जो है वो एक लर्निंग को अपने अंदर से ज़्यादा अच्छे से डिस्कवर कर सकता है। तो हमें अपनी टीचिंग में रेदर देन रोट लर्निंग और स्पून फीडिंग एक लेक्चर मेथड ना दे करके हमें बच्चों को ऐसे मेथड से पढ़ाना चाहिए जिसमें वो खुद से अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट कर पाएँ, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या इसमें कमियां हैं। फर्स्टली, ब्रूनर हैज़ एम्फेसाइज्ड मोर ऑन डिस्कवरी लर्निंग बट एवरी सब्जेक्ट कैन नॉट बी लर्न थ्रू डिस्कवरी मेथड। इन्होंने क्या बोला कि हर एक चीज़ डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू पढ़ाओ, लेकिन हर एक चीज़ को जो है हम डिस्कवरी लर्निंग के मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं। हर एक चीज़ बच्चा खुद थोड़ी डिस्कवर कर सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको बताई जानी चाहिए, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो इसको बच्चों को बताएंगे तभी वो समझ पाएंगे। तो हर एक चीज़ जो है वो डिस्कवर नहीं की जा सकती हर एक बच्चे के थ्रू। Brunner has emphasized on intuitive thinking also, but continuously depending upon this, the students may face variation in their knowledge regarding the different concepts. इन्होंने क्या बोला कि एक जो इंट्यूटिव थिंकिंग होती है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे माइंड में जो एक फर्स्ट थॉट आता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चा किसी भी चीज़ को लेकर के जो सोच रहा है, जो उसको लगता है वो ठीक हो सकती है, उस पर फोकस करना चाहिए। बट वो चीज़ अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हर एक बच्चे की जो एक इंट्यूशन है वो अलग होगी, हर एक बच्चे का मानना अलग होगा। कुछ बच्चे सही चीज़ को मानेंगे, कुछ बच्चे गलत को मानेंगे। तो उसके चीज़ से जो है बच्चे के अंदर काफ़ी और ज़्यादा क्योस हो सकता है और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं अलग अलग कंसेप्ट को लेकर के। Then it is difficult for the students to understand the structure of discipline. To understand this, the students requires a particular ability and motivation. कि हर एक सब्जेक्ट का हम एक स्ट्रक्चर बना दें और उसके थ्रू बच्चे को पढ़ाएं, तो वो चीज़ भी जो है बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। हर एक चीज़ को पढ़ाने के लिए जो है हर एक स्टूडेंट में एक पर्टिकुलर एबिलिटी और एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तभी बच्चे उसको ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। अगर हम कोई भी सोचें हमने एक स्ट्रक्चर है उस तरीके से हम उसको पढ़ाएंगे तो किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में आ जाएगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हर एक बच्चे में किसी भी नॉलेज को गेन करने की, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए एक एबिलिटी होनी चाहिए, प्लस उसको मोटिवेशन मिलनी चाहिए, तभी बच्चा उस चीज़ को सीख पाएगा। तो ये थे कुछ ड्रॉबैक्स जो कि ब्रूनर की थ्योरी में है, इसलिए हम उनको